दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 12 दिसंबर और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे भी ज़रूरत होगी पीडीएफ की नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, या फिर अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी आज के लिए ज़रूरी क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह रोग जिसके तहत मानव शरीर में अतिरिक्त अंगुलियाँ विकसित हो जाती हैं। बातें आती है कि चर्चा का विषय कैसे बना। दोस्तों मामला था उड़ीसा का। उड़ीसा में एक महिला थी जिसको विसंगति की वजह से उसके हाथों में 5 से, मतलब एक हाथ में अगर बात करें तो 5 से ज़्यादा अंगुलियां हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो समुदाय थे वो उसको डायन डायन करके बुलाते थे। ठीक है, और कुछ दिनों बाद उसे समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया। उसी के बाद ये चर्चा में आया। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो विसंगति होती है ये किसकी वजह से होती है। अच्छा, आपके मन में एक चीज़ और आता होगा कि सर क्या अंगुलियां बढ़ सकती हैं, अंगुलियां घट नहीं सकती क्या? जैसे अगर मैं कह दूं कि एक हाथ में 5 अंगुली होती है तो क्या अंगुलियों की संख्या 4 भी हो सकती है, या अंगुलियों की संख्या 3 भी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या अंगुलियों की संख्या अधिकतम 6 ही हो सकती है? ठीक है, या 5 के बढ़ करके 6 हो सकती है, 7 हो सकती है? होता किस वजह से, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर अंगुलियों की संख्या कम होती है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो गया है? उस व्यक्ति को रोग हुआ है ओलिगोडैक्टिली। क्या नाम है? ओलिगोडैक्टिली। अगर कम हुई है तो, लेकिन अगर संख्या बढ़ गई है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है? याद रखेगा, पॉलीडैक्टिली। पॉलीडैक्टिली में संख्या बढ़ जाती है, ओलिगो में संख्या घट जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, पॉलीडैक्टिली में संख्या बढ़ जाती है अंगुलियों की, जबकि ओलिगोडैक्टिली में संख्या घट जाती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पॉलीडैक्टिली जो रोग है ये मानव को भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ ये जानवर में होने वाला भी एक जन्मजात विसंगति माना जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हाथ तो हाथ, कभी कभी पैरों की अंगुलियां भी अतिरिक्त विकसित हो सकती हैं। तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा, इसी वजह से चर्चा में आया था। समझ में आ गया? देखिए, मैटर को समझिए, मैटर समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको कितने आसान भाषा में समझ सकते हैं वो जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, पीएम मोदी ने किस देश के पीएम को दोबारा नियुक्ति के लिए बधाई दिया है? ठीक है, तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों, जब कभी भी किसी भी देश के पीएम को दोबारा नियुक्त किया जाता है, इसका मतलब वो बहुत पावरफुल होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको इमेज देख करके लग रहा होगा कि कोई ना कोई मुस्लिम वाली कंट्री होगी। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडोरा, कीनिया को आप काट सकते हैं, अल्जीरिया और कुवैत आपके मन में आ रहा होगा, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप हैं। याद रखिएगा, वह देश है कुवैत। ठीक है, कुवैत के जो पीएम थे उन्होंने दोबारा अपना पद जीत लिया है। ठीक है, और नाम क्या उनका? तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज है किसका? खालिद अल अहमद का। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पूरा नाम नहीं पता है क्योंकि पूरा नाम बहुत बड़ा है। खालिद अल अहमद बड़ा आसान है तो इसको याद रखिएगा, खालिद खालिद अल अहमद साहब। ठीक है, तो इनको दोबारा पीएम बना दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। साहब नहीं, सबाह है नाम है, साहब साहब करके थोड़ा सा याद किया गया। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि पीएम मोदी ने कुवैती पीएम को उनकी दोबारा नियुक्ति के लिए बधाई दे दी है। शेख सब अल खालिद अल अहमद अल सबाह को फिर से कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख सबा ने 2011 से 2019 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2019 में प्रीमियर के पद पर उन्हें प्रोन्नत किया गया। तो ये सभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको भी ध्यान दीजिएगा। कुवैत दोस्तों ये पश्चिम एशिया में पड़ने वाला एक देश है जिसकी सीमा इराक और सऊदी अरबिया के साथ मिलती है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, जबकि मुद्रा का नाम कुवैती दिनार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए किस ऐप की घोषणा की है? ठीक है, अभी आपको पता है दोस्तों, मोदी जी ने आकर के साक्षात बता दिया है कि कोविड-19 की वैक्सीन ये आपको नए साल में जो है मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन हाँ, याद रखेंगे, कोविड-19 की वैक्सीन सभी को नहीं दिया जाएगा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं सबसे पहले वैक्सीन उन्हें दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो डिलीवरी होगी ये किस ऐप के माध्यम से होगी? तो उस ऐप का नाम है कोविन। क्या नाम है? कोविन। तो यहाँ पर लिखा गया जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोकिल मत करिएगा, कोविन नाम है, एक जैसे ऑप्शन है इसलिए हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। लिख रहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोविन ऐप की घोषणा किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण के लिए कोविन मोबाइल ऐप की घोषणा कर दिया है। तो इसको याद रखेंगे, केंद्र सरकार ने भी किया है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी किया है, और इसके माध्यम से ये टीकाकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। और ये पूरा अलग अलग मैं आपको बताना चाहूँगा, कुल 5 मॉड्यूल में ये आपको लाया जा रहा है। एक है पंजीकरण मॉड्यूल जहाँ पर लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे। दूसरा मॉड्यूल है एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल। ठीक है,
इसमें सत्र आयोजित किया जाएगा और व्यवस्थापकों की मदद ली जाएगी। टीकाकरण मॉड्यूल, यहाँ पर लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा, मतलब टीका दिया जाएगा। रिपोर्ट मॉड्यूल, टीका देने के बाद लोगों का डेटा मेंटेन किया जाएगा, कितने लोगों को टीकाकरण में शामिल किया गया, कितने लोगों को दिया गया, कितने लोग बचे हैं, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में है एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल, यानी ये लाभार्थियों को एसएमएस भी भेजेगा और उसके बाद प्रमाण पत्र भी उत्पन्न कराएगा। ठीक है, तो ये सभी तथ्य याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत और उज्बेकिस्तान ने अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया? ये प्रश्न देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि भारत और उज्बेकिस्तान ने पहली बार इस तरह का समिट का जो है आयोजन किया है। और फिलहाल तो यह आभासी समिट है, लेकिन इसे याद रखेंगे 11 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 2020। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा। लेकिन अब भारत और उज्बेकिस्तान ने 11 दिसंबर 2020 को अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया। वजह क्या था? तो वजह जान लीजिए। करा दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों और पोस्ट कोविड दुनिया में सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, उज्बेकिस्तान से संबंधित आपने ताशकंद का नाम सुना होगा, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और उज्बेकिस्तान जो है दोस्तों ये एक मध्य एशियाई देश है। ताशकंद इसकी राजधानी है। यहीं पर हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। यहाँ की मुद्रा का नाम उज्बेकिस्तान सोम है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, HL2M टोकामाक। ठीक है, टोकामाक परमाणु रिएक्टर का संबंध किस देश से है? अच्छा, ये टोकामाक का परमाणु रिएक्टर दोस्तों ये जो है बहुत अच्छे से चर्चा में आया था। ठीक है, ये रिएक्टर दोस्तों चीन का सबसे बड़ा और सबसे हाई टेक्नोलॉजी का आप कह सकते हो कि उपकरण है। ठीक है, चीन देश का, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसका काम क्या है दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कृत्रिम सूर्य का नाम दे सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम सूर्य, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह कोई आम रिएक्टर नहीं, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्ति उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो परमाणु संलयन होता है, आप जानते होंगे परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जिससे एनर्जी जनरेट होती है। तो परमाणु संलयन की प्रक्रिया होगी जो आपके सूर्य में होता है, और कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है, तो ये आप सोच करके हैरान हो जाएंगे, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है इस प्रक्रिया में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा नव स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की सदस्य संख्या कितनी होगी? ठीक है, भारत इस तरह के इंटरनेशनल प्राधिकरण अब बनाने जा रहा है। ठीक है, जबकि ये सब चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी हो रही तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण ये जो है भारत स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, और इसमें केंद्र के द्वारा टोटल 9 मेंबर शामिल होंगे। ठीक है, और उनका जो कार्यकाल होगा वो 3-3 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इंग्लिश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं IFSCA। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उड़ीसा सरकार ने कितने स्थानों पर इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, देखिए अभी तो कोविड-19 के मौसम में वैसे टूरिज्म को बढ़ावा देना सही नहीं है, बट हाँ, कब तक कोविड-19, तो याद रखिए उड़ीसा राज्य ने अपने यहाँ पर कुल 5 ऐसे स्थानों को चुना है जहाँ पर इको रिट्रीट कार्यक्रम शुरू कर रहा है, ताकि इसके माध्यम से वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इस 5 स्थानों में सभी आपके टूरिस्ट वाले स्थान है। जैसे आपने उड़ीसा में सुना होगा कोणार्क में आपका सूर्य मंदिर है। ठीक है, आपने कनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना होगा, हीराकुंड बांध के बारे में सुना होगा, दारिकबड़ी के बारे में सुना होगा, सतकोशिया का नाम सुना होगा। ठीक है, ये वो स्थान है जो अभी पर्यटन के लिए खोल दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचें, और इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है ताकि टूरिज्म को आकर्षित किया जा सके। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। गणेशी लाल इस समय मुख्यमंत्री वो हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। ठीक है, करा एक उच्च स्तरीय समिति जिसकी सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा एकल विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगा ये एकल विद्यालय क्या होता होगा? ठीक है, जब मैं प्रश्न पढ़ा ना तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा कि गजब का विश्वविद्यालय आ गया, एकल विद्यालय। 2 रीजन हो सकते हैं, क्या एक बच्चा पढ़ेगा या केवल एक टीचर पढ़ाएगा? ठीक है, ये स्टडी 91 के जैसा है दोस्तों, तो याद रखेंगे केवल एक ही टीचर यानी एक शिक्षक वाले विद्यालय को भी स्थापित किया जाएगा। हालांकि इस तरह के विद्यालय कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा पहुँचना संभव नहीं था, वहाँ पर भी शिक्षा की शुरुआत हो, इसके लिए भारत सरकार ने इस तरह के विश्वविद्यालय गठित करने के लिए ठाना है। ठीक है, तो राम मूर्ति समिति एक बनी थी। ठीक है,
राम मूर्ति समिति बनी थी। जैसे एक ही राम है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है एकल विद्यालय का स्थापना ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो ध्यान दीजिएगा ये राम मूर्ति समिति की सिफारिश पर किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार का शहर जहाँ प्रवासी पक्षी उत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा, तो बिहार में दोस्तों जगह है भागलपुर। ठीक है, वहाँ पर क्या मनाया जा रहा है, तो इस बार प्रवासी पक्षी उत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और प्रवासी पक्षी की बात आ जाती तो आपको समझ में आएगा कि यह अपने देश के पक्षी नहीं होती, यह विदेश से उड़ करके आए हुए पक्षी होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भागलपुर में इस बार जो है पक्षी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि डॉल्फिन अभ्यारण्य भी यही बिहार में ही है। ठीक है, करा हुआ राज्य सरकार जिसके द्वारा अनुमोदित आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। ठीक है, अभी तक आपने सुना होगा कि नॉर्मली क्या होता है, कोई देश इस तरह की स्वीकृति प्रदान करता है, बट इस तरह की स्वीकृति राज्य प्रदान कर रहा है। और आपने इमेज में देख लिया होगा विजय रूपाणी जी का। ठीक है, इमेज तो ये बताते हैं गुजरात से। ठीक है, ये गुजरात की बात है। और गुजरात जो राज्य है उसने आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम को जो है स्वीकृति दे दिया है। ठीक है, और इसको ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक बार मैं चाहूँगा दोस्तों कि समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। ठीक है, तो आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो गुजरात बन गया है। ठीक है, प्रवासी पक्षी उत्सव 2021 का आयोजन भागलपुर बिहार में किया जा रहा है। एकल विद्यालय जहाँ पर सिर्फ एक विद्यालय होगा। ठीक है, यह इस तरह के विद्यालय बनाए जा रहे हैं, ये राम मूर्ति समिति की सिफारिश पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और उड़ीसा ने अपने 5 स्थानों को इको रिट्रीट कार्यक्रम के तहत शुरू किया है ताकि वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जिसको IFSCA बोलते हैं, उसमें भारत की तरफ से सदस्यों की संख्या 9 होगी और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो 2M टॉकमार्क सूर्य है, ठीक है, इसको हम कृत्रिम सूर्य भी बोल सकते हैं, इसका संबंध चीन देश से है। ठीक है, और 11 दिसंबर 2020 को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, और कोविड वैक्सीन के लिए जो ऐप आया है डिलीवरी के लिए, उसका नाम है कोविन ऐप। ठीक है, इसी प्रकार PM मोदी ने कुवैत के PM को दोबारा नियुक्ति के लिए बधाई दिया है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन था कि मानव शरीर में अतिरिक्त अंगुलियाँ क्यों हो जाती हैं, तो याद रखेंगे पॉलीडैक्टिली की वजह से। और अंगुलियों की संख्या में कमी किस वजह से होती है, ओलिगोडैक्टिली की वजह से। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।